कफ सिरप जो कभी बच्चों को खांसी से राहत दिलाता था, आज उनके लिए जानलेवा साबित हो गया है। मुंबई से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 10 महीने के एक बच्चे के दोनों किडनी फेल हो जाते हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि संभवतः ये उस कफ सिरप की वजह से हुआ जो उसे दिया गया और जिसका रिएक्शन इस प्रकार हुआ कि वो बच्चा अभी NICU में एडमिट है। हम इस समय एक्मे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस बच्चे को फ़िलहाल ये इतनी तकलीफ़ में सिर्फ उस कफ सिरप की वजह से है, जिसकी वजह से इसकी जो हालत है वो इतनी गंभीर हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर इरफान अली मौजूद हैं, जो एक्मे हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं ये, और साथ ही बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर इरफान, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस 10 महीने के बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री क्या थी जब इसे यहाँ पर लाया गया? बेसिकली ये बेबी हमारे पास में 3 दिन पहले आया। इसका शुरुआती कंप्लेंट था सांस लेने में दम लग रहा था। जब हमारे पास में आया तो उसका ऑक्सीजन लेवल अराउंड 70-80% के आसपास था विदाउट ऑन रूम एयर पे। जब हमने इसको ऑक्सीजन लगाया तो इसका ऑक्सीजन बढ़ के 90 तक गया, उसके ऊपर नहीं आ रहा था, तो हमें इसको वेंटिलेट करना पड़ा बिकॉज इसको सांस लेने में काफ़ी दम लग रहा था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था इसको। तो इमीडिएटली हमने उसको वेंटिलेटर पे लिया। वेंटिलेटर पे लेने के बाद में उसका ब्रीदिंग सेटल हुआ। जब स्टेबलाइज होने के साथ ही साथ हमने उसका हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री में ऐसा पाया गया कि इसको 5-6 दिन से कफ चालू था और धीरे धीरे वो कफ इंक्रीज़ होने लगा। जब इंक्रीज़ हुआ, उसको दम लगने लगा, तो ये फिर हॉस्पिटल में गए और उससे पहले OPD बेसिस पे दिखा रहे थे। OPD बेसिस पे इन्होंने पहले होम रेमेडी ये सब चालू किया, फिर उन्होंने कुछ कफ सिरप वगैरह स्टार्ट किए और उसके बाद में धीरे धीरे हालत बिगड़ी। हमारे पास तो बेसिकली ये सांस दम लगने की वजह से आया। जब हमने उसको प्राइमरी, हम कोई भी पेशेंट को एडमिट करते हैं, एक्सरे करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। जब ब्लड टेस्ट में हमने पाया कि उसको इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर में, काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के साथ में उसका जब हमने बाकी की जांच किया तो जब हमने चेक किया तो उसमें किडनी के जो फंक्शंस थे, क्रिएटिनिन वाज 1.8, जो कि इस बच्चे का क्रिएटिनिन होना चाहिए था 0.3, 0.4 एज के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से। बट जब बच्चे का क्रिएटिनिन 1.8 आया तो हमने इसका फिर क्रिएटिनिन क्लियरेंस चेक किया, EGFR जिसको बोला जाता है, वो बहुत ही लो था। दैट मीन्स उसका किडनी फेलियर में था और उसको हमारे जो क्राइटेरियाज है जो किडनी को जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं किडनी फेलियर, उसके हिसाब से ये किडनी फेलियर में है बच्चों। और शुरुआती 8 घंटे तक तो इसको यूरिन भी बिल्कुल पास नहीं हुआ। फिर उसके लिए हमने जो हम सलाइन दे रहे थे, जो मेडिसिन दे रहे थे, वो ऑप्टिमाइज़ किए। जो एंटीबायोटिक्स भी दे रहे थे उसको भी हमने एंटीबायोटिक के डोजेस को ऑप्टिमाइज़ किया बिकॉज जो भी किडनी फेलियर होता है तो दवाइयाँ जो कुछ फ़ायदे के लिए रहते हैं वो भी किडनी पे नुकसान करते हैं, तो उसको रीनल एडजस्टेड डोजेज रहता है जिसके हिसाब से मतलब वो किडनी पे नुकसान नहीं करते। तो वो सारी चीज़ें की। तो ओवरऑल हिस्ट्री में ऐसा था कि जो मेडिसिन इन्होंने चालू की विदाउट इस तरीके से, तो उसकी वजह से पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट ये भी संभावना रहती है कि जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन में ये पॉसिबल होता है कि मल्टी ऑर्गन कफ सिरप से ये हालत में पहुंच गया, वैसा नहीं बोल सकते, लेकिन संभावना जोड़ी जा सकती है करके ऐसा कफ सिरप की वजह से हुआ है। और जैसा कि आपने बताया कि जब इस प्रकार के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो जो दवाइयाँ इन्हें दी जाती हैं, खासतौर पर ऐसे नवजात शिशुओं को, वो कहीं ना कहीं मल्टी ऑर्गन फेलर हो सकता है। आपने बताया इन्हें कफ सिरप कौन सा दिया गया था और क्या वो भी उसी क्राइटेरिया में आता है और साथ ही उसमें जो कॉन्टेंट्स थे वो इतने हानिकारक हो गए? बेसिकली कफ सिरप जितने भी हैं लेस देन 2 ईयर्स में हम रिकमेंड ही नहीं करते बिल्कुल भी। लेस देन 2 ईयर्स में हम बोलते हैं कि वार्म वाटर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत हनी ले सकते हैं, जो भी स्टीम ले सकते हैं। मेडिसिन हम बहुत रिकमेंड नहीं करते हैं। बट हम कुछ पेशेंट्स रहते हैं जो मेडिसिन लेते हैं जिसमें कुछ कंटेंट ऐसा रहता है, तो कोई भी कफ सिरप ना 3 चीज़ों से जाके बनता है। फर्स्ट इज़ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंटेंट, जिसमें जो प्राइमरी ड्रग रहेगा जो इस चीज़ों से सप्रेस करने का काम करता है। दूसरा जो कंटेंट रहता है डाइल्यूएंट बोलते हैं, जो उसको मेडिसिन को कंट्रोल में रखता है। तो वो डाइल्यूएंट जो है, जिसको अभी जो केसेस हम लोग देख रहे हैं उसमें रिपोर्ट्स में देखा गया है कि जो डाइल्यूएंट यूज़ किया गया है वो बराबर नहीं था, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हुआ है करके। बट हर कफ सिरप में ऐसा नहीं बोल सकते कि डाइल्यूएंट इशू है, बिकॉज हम लोग तो इतने टाइम से कफ सिरप यूज़ कर रहे हैं और कभी ऐसे इश्यूज़ नहीं हुए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से एज ग्रुप को कफ सिरप देना है और कौन से सेफ कफ सिरप देना है। अभी आजकल मार्केट में देखते हैं कि आजकल AI का
का ज़माना है, पेशेंट खुद ही डाल देता है और देख लेता है कफ सिरप, केमिस्ट से इजीली अवेलेबल हो जाता है, केमिस्ट दे देता है। जब वो नहीं होता है, जब खराब हो जाता है, तब डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन के पास तो थर्ड लेवल पे जाता है, केमिस्ट हो गया, फिर जनरल प्रैक्टिशनर्स हो गए, देन उसके बाद में फिर पीडियाट्रिशियंस के पास आता है जब कंडीशन बिगड़ जाती है, हालत ख़राब होती है। तो इसमें जो मेन रोल देखा जाता है डाइल्यूएंट का, जो बेसिकली अभी जो देखा गया इथिलीन ग्लाइकोल का और डाइथिलीन ग्लाइकोल का, तो ये जो दोनों कंटेंट है, ये डाइल्यूएंट जो यूज़ होते हैं इसमें कफ सिरप में, जब ये डाले जाते हैं बॉडी के अंदर में जब जाता है तो इसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म के बाद में जो बाई प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, डाइग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। ये जो मेटाबॉलिज्म है ये डायरेक्ट अटैक करते हैं हमारे किडनी के ऊपर, दे आर वेरी नेफ्रोटॉक्सिक, और जब वो हमारे किडनी पे अटैक करते हैं ट्यूबुलर इंजरी करते हैं, उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना, यूरिन कम पास करना, ये सब चीज़ें चालू होता है। और इसी टाइम में अगर बराबर से अच्छा हॉस्पिटल में जहाँ पे सेंटर पे नहीं पहुँचा तो फिर तकलीफ बढ़ जाती है, और ये फिर मल्टी ऑर्गन, बिकॉज अगर किडनी मेटाबॉलिज्म खराब, किडनी अगर एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा तो वो सारी चीज़ें, जैसे हमारे बच्चे के अगर देखेंगे तो यूरिन पास ना करने की वजह से पूरी बॉडी के अंदर ये पानी जमा होने लगा, जिसको बोलते हैं इडीमा बोलते हैं, पूरा सूजन आने लगा था, बिकॉज हमें सलाइन भी देना पड़ रहा था, बिकॉज बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन था, जो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम था, तो हमें सलाइन भी देना, एक तरफ बीपी को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरी तरफ वो जो किडनी बाहर पास नहीं कर पा रही है, वो दोनों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसमें मैसेज पेरेंट्स के लिए यही है, जो कभी भी बच्चे को कफ के लिए इतना हाइपर नहीं होना है, विद इन 1 वीक तक हम लोग वेट कर सकते हैं। अगर उसमें सांस लेने में तकलीफ नहीं है, कुछ दम नहीं लग रहा है, उसकी वजह से उसकी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी खराब नहीं हो रही है, जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं वायरल वाले, एक 5 से 7 दिन में ये अपने आप सेटल हो जाते हैं। लेकिन जब हमको डॉक्टर को भी दिखाना ज़रूरी है, अगर 2-3 दिन में अगर आराम नहीं मिलता है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर यहीं पर जो है सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता चिंतित हो जाते हैं अपने छोटे बच्चों के लिए, और उसमें वो कोशिश करते हैं कि वो खुद ही उन्हें ठीक कर ले, और इसके चलते मेडिकल्स और केमिस्ट और फार्मासिस्ट जो है वो उन्हें कोई भी दवाई उठा कर दे देते हैं। आपका इसको लेकर एक्सपीरियंस कैसा है? पेरेंट्स अब तक जितने आपके पास आए, क्योंकि इतना बड़ा आप NICU चला रहे हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर बड़ी तादाद में आप उन्हें ट्रीट करते हैं, तो क्या इसमें ज़्यादातर ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जहाँ पे पेरेंट्स ऐसा बता रहे हो कि वो खुद ही पहले उन्हें डोसेज दे देते हैं और बाद में रिग्रेट कर डॉक्टर के पास उन्हें आना पड़ता है? करेक्ट। जैसे मेरा OPD है, जैसे 100 पेशेंट हम लोग OPD में देखते हैं, तो 40 से 50 का मेन कंप्लेंट तो यही है, कफ कोल्ड है। तो उनको मेडिसिन, जब हम बोलते हैं कि नॉर्मल सलाइन नाक में डालना है, जिसको हम नेजो क्लियर ड्रॉप्स या फिर नेजोवियन ड्रॉप बोलते हैं, तो वो सलाइन नाक में डालना है, भाप लेना है, ये सब बोलते हैं, तो उनको लगता है सर आपने तो दवाई दिया ही नहीं है। दे देमसेल्फ आस्क अस के सर एंटीबायोटिक का तो आपने दिया ही नहीं है, बिना एंटीबायोटिक के कैसे ठीक होगा? फिर उनको समझाना पड़ता है, सब चीज़ें करना पड़ता है, एंड देन उसके बाद में भी वो कई बार जाके फार्मासिस्ट से जाके मेडिसिन ले लेते हैं, और फिर बाद में आके बोलते हैं कि सर ये देने के बाद में ये हो रहा है, ऐसा तकलीफ हो रहा है। तो ये तो हमारा टर्शरी लेवल PICU है, तो यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल बेबीज़ ही रेफर होके आते हैं जनरली OPDs में, लेकिन पेरेंट्स लोग ही आजकल खुद से ही मेडिसिन चालू करते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ हम लोग देख रहे हैं करके। 10 महीने का ये नवजात शिशु है और इसकी दोनों किडनी एकाएक फेल हो जा रही है, और हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी अब तक कई बच्चों की मौत हो चुकी है कफ सिरप की वजह से। ये आखिर कफ सिरप जो बनाया जा रहा है, इसको लेकर हम देखते हैं कि कई बार क्लिनिक्स पर भी ये पहुंच जाते हैं फेक जो है मार्केटिंग के साथ। आपके पास भी क्या इस प्रकार के कफ सिरप्स आ रहे हैं, और कौन कौन से वो सिरप है? आखिर पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कफ सिरप लेना है, ये नहीं लेना है? देखिए कैसा है ना, आजकल हम भी जैसे क्लिनिक में रहते हैं तो हमारे पास में भी MRs आते हैं, कई सारे बोलते हैं ये हमने कंपनी स्टार्ट की है, ये वाला बहुत अच्छा कफ सिरप है, ये स्टार्ट करना चाहिए। बट जब डॉक्टर ही जब विदाउट सीइंग द पेशेंट वी शुड नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, और मेडिसिन के लिए भी हमें जो ब्रांड्स है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है कि जो जिसके ऊपर स्टडी हुई है, जिसके ऊपर अप्रूवल आया है, वही मेडिसिन हमें पेशेंट्स को रिकमेंड करना चाहिए। अदरवाइज हमें पेशेंट्स को ऐसे रिकमेंड नहीं करना चाहिए, और हमें ऐसे लोगों को एंटरटेन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो आके बोलते हैं कि हमारा ये कंपनी स्टार्ट हुआ है, ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दो। और कई बार कई डॉक्टर्स को हमने सुना है कि लुभावने ऑफर भी देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए, और मेडिसिन मेन जो है फार्मासिस्ट को जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है तब तक मेडिसिन ऐसे देना ही नहीं चाहिए। जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं, अगर मेडिसिन वहाँ से आएगी नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा।
जी, आपने बताया कि कफ सिरप में जो एथिलीन यूज़ हो रहे हैं और जो बहुत ही डेंजरस कंपोनेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, वो इन पर जो है रिएक्ट कर जाता है। वो जो कंपोनेंट है, अगर वो इन बच्चों में जाता है, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स कितने सीवियर हो सकते हैं? वो जानलेवा भी हो जाए, आखिर ऐसे कंपोनेंट्स कैसे मिला सकते हैं ये लोग? ये तो जो है केसेस सामने आ गए, इसलिए मालूम चला है कि ये ऐसा तरीके से है। कई सारे केसेस में देखा जाता है जहाँ पता ही नहीं चलता है कि क्या चीज़ें हैं करके ऐसा। तो बेसिकली जो इश्यूज जो होते हैं हमने जो देखे हुए हैं कि जो कंपोनेंट है वो इम्पोर्टेंट है, कि मतलब क्या डाइल्यूएंट यूज़ कर रहे हैं। जो अभी जो न्यूज़ में हमने देखा कि डाइथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल यूज़ कर रहे हैं, ये तो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट है जो इसमें डाइल्यूएंट यूज़ ही नहीं करना चाहिए करके। वो प्लास्टिक में, ब्रेक फ्लूइड में, ये सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। वो अगर इसमें यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो इश्यूज़ आने ही वाले हैं। नॉर्मल जो हमारे डाइल्यूएंट रहते हैं, जैसे ग्लिसरीन होता है, वाटर यूज़ करते हैं, तो इस तरीके के नॉर्मल, और जो स्वीटनर भी यूज़ करते हैं या फ्लेवर भी यूज़ करते हैं, तो वो भी जो अप्रूव्ड फ्लेवर और अप्रूव्ड चीज़ें, अभी कई मेडिसिन हमने देखा हुआ है कि वो आके बोलते हैं कि ये वाला फ्लेवर हम बच्चे ज़्यादा पीते हैं, ये सिरप में ऐसा टेस्ट अच्छा है करके। तो वो टेस्ट को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और हार्मफुल केमिकल्स यूज़ नहीं होने चाहिए। इस पर रेगुलेटरी बोर्ड को सब चीज़ें मैनेज करके चलना चाहिए। यानी आपका संदेश पेरेंट्स के लिए यही रहेगा कि जब उनके बच्चों को खांसी हो, कफ हो, तो वो सबसे पहले पीडियाट्रिशियन को जो है मिले, उनसे जांच करवाए, उसके बाद जो आप लोग उन्हें सिरप लिख के दे रहे हैं वही सिरप वो कंज्यूम करें। बिल्कुल, बेसिकली कभी भी कफ होता है उसके लिए पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। कफ के साथ में जो डेंजर साइंस है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ पेरेंट्स के लिए। डेंजर साइंस में क्या होता है, जब सांस लेने में दम लग रहा है बच्चे को, खांसी कंट्रोल में ही नहीं आ रही, कंटिन्यूसली खांसी हो रहा है और उसकी वजह से नींद नहीं हो रहा है, मतलब जो उसके डे रूटीन पूरा का पूरा खराब हो रहा है, और दम लगना चालू हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं या ब्रेथलेसनेस बोलते हैं, ये सारे सिम्टम्स होता है। पुअर ओरल इंटेक होता है, मतलब पानी वगैरह, मतलब खाना पीना छोड़ देते हैं उसकी वजह से। तो इन केसेस में उनको हॉस्पिटल तुरंत ही आना चाहिए। लेकिन अगर 2 से 3 दिन अगर कफ कंटिन्यूस है तो एटलीस्ट उनको ओपीडी बेसिस पे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सेल्फ मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। होम रेमेडी में वार्म वाटर पी सकते हैं, हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई भी मेडिसिन ले रहा है तो उसके लिए पेरेंट्स के लिए यही है कि अपनी मर्जी से मेडिसिन नहीं लेना है। अभी ये जो केसेस हमने देखे हैं ये तो अभी कंटामिनेशन की वजह से चीज़ें हैं, लेकिन कफ इज़ अ नेचुरल थिंग। ऐसा कोई भी इन्फेक्शन होता है, ये तो गॉड गिफ्टेड है कि हमारे पास कफ रिफ्लेक्स है। जो भी चीज़ अंदर म्यूकस है उसको हम खांसी करके निकाल देते हैं। उसी को अगर हम सप्रेस करने लगेंगे पहले 2 दिन में तो जो अंदर का अंदर ही कफ रह जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो हमको ऐसा डरना नहीं चाहिए, कफ को सप्रेस नहीं करना चाहिए। कफ सेल्फ लिमिटिंग होता है, जैसे ही हमारा इलनेस ठीक होता है कफ अपने आप सेटल हो जाता है। बट उसको एग्रेसिवली मैनेज करेंगे, एंटीबायोटिक दे दो। मैं तो इतने पेशेंट देखता हूँ कि पहले 2 एंटीबायोटिक ले लेते हैं जनरल प्रैक्टिशनर से एंड उसके बाद में आते हैं। और इसमें सब चीज़ों का रोल है कि केमिस्ट लोग इजीली जो मेडिसिन देते हैं वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए मेडिसिन इस तरीके से नहीं। छोटे बच्चों के केस में मतलब इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेस देन 5 ईयर्स को मतलब बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए, पीडियाट्रिशियंस को दिखाना चाहिए, उन्हें हैंडल भी करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि ये तो चलिए एकाएक इतना बड़ा मामला हो गया तब जाकर ये बातें उजागर भी हो रही हैं, लेकिन क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पर जो है 2 साल तक के बच्चे जो है वो ज़्यादा आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि पेरेंट्स आए हों, बताए हों कि ये कफ हमने दिया है। तो ऐसे केसेस पहले भी रहे हैं, हालांकि अब जो है ये एकाएक बड़े स्केल पर सामने आया हो। अब इसको ऐसा देख सकते हैं कि जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हीं को ज़्यादा कफ ये इन्फेक्ट करता है, ये मतलब उनको ज़्यादा कफ होता है। बेसिकली कारण एक ही है कि उनका इम्यूनिटी कम होता है और मैक्सिमम जो पेशेंट रहते हैं अनवैक्सीनेटेड रहते हैं। जैसे अभी फ्लू का जो इंजेक्शन है वो 6 महीने पे देना चाहिए, 7 महीने पे देना चाहिए एंड देन फिर ईयरली देना चाहिए जब क्लाइमेट चेंज होता है उसके हिसाब से। तो ये वैक्सीन्स नहीं लेते हैं और उसकी वजह से इनको नॉर्मली फ्लू हो जाता है। उसके बाद कंटिन्यूसली मेडिसिन लेते हैं और जितने भी हमने देखे क्रिटिकल पेशेंट उनमें से 80% जो बेबीज़ हैं उन्होंने वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं लिए होते हैं। तो वैक्सीन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब बीमारी ही नहीं होगी तो आगे की मेडिसिन का रोल ही नहीं आता है। तो एटलीस्ट वैक्सीनेशन पे बहुत ही फोकस होना चाहिए। फ्लू वैक्सीन सभी बच्चों को लेना चाहिए और वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। और आपने बोला कि पहले पास्ट में केसेस, तो हमने 2022 एंड 23 में हमने कुछ केसेस देखे थे जो साउथ अफ्रीका में, ज़ाम्बिया में, जो हमने रिपोर्ट देखा था जिसमें 70 बेबीज़ को इस तरीके के ये था, कफ सिरप के बाद में रीनल फेलियर में गए, देन मल्टी
ऑर्गन फेलियर। अब वो कारण क्या होता है एग्जैक्ट नहीं, लेकिन जो हिट हो सकता है इसकी वजह से, मतलब ये एक कारण है। ऐसा नहीं है कि 8 ही बच्चों ने ये दवाइयाँ पी होंगी करके, या 12-13 जितने हुए हैं, इनको दवाइयों को बहुतों ने लिया होगा, लेकिन बॉडी इस केमिकल को किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जब इतना सब दवाइयाँ बना है, ऐसा नहीं कि इतनों ने ही मेडिसिन लिया होगा, बट बॉडी का भी बहुत बड़ा रोल है। बट ये जो अलाउड नहीं है वो सब चीज़ें तो यूज़ नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिसेस जो है वो रुकने चाहिए। और ऐसे में इसी पर अब शिकंजा कसते हुए एफडीए द्वारा भी इस पर कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। हालांकि इस प्रकार जो इन कफ सिरप का असर छोटे बच्चों पर, खासतौर पर 10 महीने, 11 महीने और 1 साल के बच्चों पर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अब काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक साबित हो रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर किस प्रकार इस प्रकार के कफ सिरप के प्रोडक्शंस पर जो है काम किया जाता है, इन्हें रोका जाता है, और ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना, इस पर भी जो है एफडीए द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रतीक जाधव के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। 10 महीने के बच्चे की तबीयत तब बिगड़ जाती है जब उसे कफ सिरप दिया जाता है और जिसके चलते उसकी जो दोनों किडनी हैं वो फेल हो जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए उसी बच्चे के पिता मौजूद हैं, बाबूलाल छेत्री जी। बाबूलाल, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो पूरी घटना है, इसमें आखिर आपने अपने बच्चे को उनको क्या हुआ है और आपने किस प्रकार उनको, हाँ, एक 10 महीने के छोटे नवजात शिशु की तबीयत तब बिगड़ जाती है जब उसे कफ सिरप दिया जाता है और उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई है कि उसे फिलहाल एनआईसीयू में एडमिट किया गया है, मुंबई के एक्मे अस्पताल में। हमारे साथ बात करने के लिए उसी 10 महीने के बच्चे के परिजन मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन्हें क्या हुआ था और कब आप लोग ने निर्णय लिया कि अब इसे अस्पताल ले जाना होगा? एक्चुअली इनिशियली तो उससे थोड़ा कफ और स्नीजिंग का प्रॉब्लम था, तो हमने जो भी हमारे वहाँ पे लोकल जो भी डॉक्टर हैं, नियर बाय जो भी डॉक्टर हैं, उनके पास हमने गया, तो उनके हिसाब से ही हमने उनको मेडिसिन दिए और लिबुलाज भी किया बच्चे को। तो 1-2 बार उनको लिबुलाज करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि उनका कफ रुक नहीं रहा बच्चे को। देन आई वेंट टू दैट हॉस्पिटल, व्हाट नेम, वो जो हॉस्पिटल कौन सा था सर? हाँ, वो वहाँ गए थे, इमरजेंसी में हम लोग गए, वहाँ पे भी देख करके इतना ज़्यादा वो नहीं था, फिर वहाँ से आ गए। लेकिन जैसे जैसे बाय द टाइम, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में ही, मतलब बच्चे के मैं देख रहा हूँ कि ही स्टिल स्टार्ट क्राइंग, मतलब रुक ही नहीं रहा है। देन वो ब्रीदिंग भी, मुझे आई नोटिस हिज ब्रीदिंग इज फास्ट। देन आई वेंट टू द इमरजेंसी देयर इन हॉस्पिटल, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट हॉस्पिटल। Then there was no ICU at that time. So I came to know about Irfan sir. Accordingly, I came here, and that is the day one condition of the baby. Now he is far better than, yes. And हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों को जो है कफ सिरप दे दिया जाता है। आपने भी इन्हें कोई इस प्रकार की दवाई दी थी? कफ सिरप तो सर एक ओमनाकोटिल था, एक वो कफ सिरप है या कुछ और, ये पता नहीं। उसे शायद, मुझे जहाँ तक मालूम है, ये कफ सिरप नहीं, वो ये दूसरा कुछ रहेगा, तो वो हमने दिया था। और कफ सिरप में एक जो हमने यहाँ पे जो नियर बाय डॉक्टर को जो दिखाया था, उन्होंने एक आयुर्वेदिक कफ सिरप दिया था, वो हमने 2 बार उनको दिया था, बच्चे को दिया था, लेकिन उसके बावजूद ठीक नहीं हुआ। मतलब एक ही दिन के अंदर में ऐसा हुआ कि बच्चा, मतलब कफ, उसको खांसी, ऑल ऑफ अ सडन ही स्टॉप कफ एंड स्टार्ट क्राइंग नॉन स्टॉप। तो ऐसा उसमें ब्रीदिंग का भी प्रॉब्लम दिखा। देन आई वेंट टू द हॉस्पिटल, दे आस्क्ड मी टू पुट द बेबी इन ICU, बट देयर वाज नो ICU एट द टाइम, सो आई केम टू नो अबाउट सर, यस। और साथ ही आपने बताया कि इनको जो है ब्रेथलेसनेस भी हो रहा था और 10 महीने का बच्चा है। कुछ आपने 2 बार इन्हें आयुर्वेदिक कफ सिरप दिया था, पहले भी इस प्रकार की कुछ इसे हिस्ट्री रही है क्या? एक्चुअली बच्चे को ये कफ वाला प्रॉब्लम पहले भी था। एक्चुअली आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, आसाम। वहाँ से आने से पहले भी एक्चुअली इसको प्रॉब्लम हुआ था, तो वहाँ पे ये आपका लिबुलाज वगैरह करके इसको बच्चा नॉर्मल था। एट द टाइम व्हेन आई केम, ही वाज प्रीटी गुड, वो मतलब पूरा क्यूर हो करके आया था। यहाँ आने के बाद फिर 6-7 दिन तक सही था। ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्ट कफिंग, 1-2 दिन कफिंग हुआ, स्नीजिंग हुआ, रनिंग नोज था। दूसरे दिन मैंने डॉक्टर को दिखा करके फिर उन्होंने बोला कि कफ पे थोड़ा कंजेशन है, इसको लिबुलाज कर देते हैं, और मैं एक इसको कफ सिरप भी देता हूँ, आयुर्वेदिक कफ सिरप,
तो वो मैंने 2 बार वो दिया था आमना कोटिल के अलावा। उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। उसके बाद मतलब डॉक्टर के पास दिखाने गया, उससे मतलब उससे पहले से मतलब थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज, मतलब वो कमा नहीं, उनका तबीयत और बिगड़ते ही गया। तो स्टार्ट मतलब कब भी रुक गया, एट अ टाइम जाके कब भी बच्चा रोने लग गया, नॉन स्टॉप रो रहा था। तो आई रियलाइज कि उसका ब्रीदिंग में भी थोड़ा सा फास्ट, हाँ, देन आई वेंट टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हम इन परिजन को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि आखिर क्या कुछ असर जो है वो पिछले कुछ दिनों से इस बच्चे पर हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने जो है इन्हें NICU में भर्ती करने का निर्णय लिया। साथ ही जो आयुर्वेदिक कफ सिरप इस बच्चे को दिया जा रहा था, वो देने के बाद से करीब उसके कुछ दिन बाद जो है बच्चे की तबीयत वो बिगड़ती चली गई और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उसे इस अस्पताल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर है, लेकिन आखिर ये कफ सिरप इन बच्चों तक कैसे पहुँच जा रहे हैं, जिसके कंज्यूम करने के बाद इनकी हालत जो है इतनी बिगड़ जाती है कि जो इनके पूरे शरीर पर, इनके ऑर्गन्स पर जो है गहरा प्रभाव डालते हैं, जिसको लेकर कई बड़े सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रतीक जाधव के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।